दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार राज्य, इसके बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना भी होगा और मैं उम्मीद करता हूँ पढ़ा भी होगा और आप जानते भी होंगे। नहीं जानते तो जान लीजिए, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक ड्रॉप कर दूँगा। इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रोनाउंस किया गया। उन्होंने इसमें कुछ गाइडलाइन जारी किए थे। उन गाइडलाइंस का फॉलो ना करना कई बार मुश्किल पड़ सकता है, परेशानी पैदा कर सकता है। दरअसल अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन इसी बिना पर जारी किए गए थे क्योंकि देखने में यह आ रहा था कि देश के विभिन्न थानों में, खास तौर से और मजिस्ट्रेट अदालतों में बेगुनाह लोगों को समन कर लिया जाता है, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो जाती हैं, जबकि वो उस गुनाह में मुलविस, उस अपराध में मुलविस नहीं होते। उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए 498A के केस में अरनेश कुमार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी की है। उन गाइडलाइंस में एक गाइडलाइन ये भी था कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध अगर 7 साल या उससे कम के आपराधिक मामला दर्ज होता है तो आप उसको सीधे सीधे गिरफ्तार नहीं करेंगे, बल्कि उसको 41A CRPC में दिए गए प्रावधान के मुताबिक उसको एक नोटिस जारी करेंगे। लेकिन देखने में आया उसके बाद भी बहुत सारे थाना, बहुत सारे मजिस्ट्रेट उनका ध्यान नहीं रखते। ऐसा एक मामला सामने आया है गोपिका जैन, जिन्होंने एक कंटेम्प्ट पिटीशन केरला हाई कोर्ट के समक्ष दायर की है। केरला हाई कोर्ट ने सारे मामले को देखते हुए इस कंटेम्प्ट एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया और एर्नाकुलम ज़िले के MR थाने के इंस्पेक्टर IO जो कि फैसल खान थे, उनको इस केस में तलब किया। साथ ही एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट को भी क्वेश्चन किया गया है, उनसे भी एक्सप्लेनेशन सीख की गई है। अरनेश वर्सेस बिहार, जब आप उस जजमेंट को पढ़ते हैं तो उसमें यह भी कहा गया है लास्ट में कि यदि इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जाता है तब आयोग के विरुद्ध कंटेम्प्ट चलेगी और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी और साथ ही मजिस्ट्रेट से भी एक्सप्लेनेशन सीख किए जा सकते हैं। ऐसा ही कुछ इस वर्तमान केस में हुआ। दरअसल इसमें जो पिटिशनर हैं, पिटिशनर अपनी माता के साथ रहती थी, डाइवर्स लेडी हैं, 22 साल केवल इनकी उम्र है और उनके पास एक 9 महीने का बेबी भी है। गोपिका जैन को जैसे मैंने बताया कि एक 9 माह का बेबी था, वो अपनी मदर के साथ रहते थे। उनकी मदर भी डाइवोर्स थी और वह एक व्यक्ति वर्जिश के साथ लिव इन में रहती थी, यानी कि उनकी लीगली शादी दूसरे नहीं हुई थी, उस व्यक्ति के साथ वो लिव इन में रह रही थी। मिस्टर वर्जिश इनकी बेटी के साथ हरासमेंट क्या करते थे, सेक्सुअल हरासमेंट भी करते थे, लेकिन इनकी माता खामोश रहती थी, कुछ नहीं कहती थी, विरोध नहीं करती थी। परेशान होकर पिटिशनर नंबर 1 जो कि किसी कंपनी में जॉब क्या करते थे, कंपनी मालिक के यहाँ जाकर रहने लगी। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, जो कि सुधी कोमल थे, जिनको इसमें पिटिशन नंबर 2 बनाया गया है। जब इनकी माता को पता चला कि इनकी बेटी घर छोड़ गई है, 9 महीने के बेबी इन्हीं के पास रह गया था, अपनी नानी के पास यानी कि, तो इनको लगा कि अब उनकी बेटी वर्जिश के खिलाफ कोई FIR दर्ज कराएगी। इन्होंने पहले ही उस डर में अपनी बेटी और पिटिशन नंबर 2 के विरुद्ध एक कंप्लेंट संबंधित थाना में दी, जिसमें उन्होंने कहा कि पिटिशन नंबर 2 ने मेरी बेटी को अपने साथ डिटेन कर लिया है, रोक लिया है, बहका फुसला कर रोक लिया है और इनकी बेटी एक 9 माह के बेटे को मेरे घर पर छोड़ गई है। सुधी कमल जो कि उस कंपनी के मालिक थे, उनके साथ उनकी बेटी रह रही थी। साथ ही पिटिशन नंबर 1 की मां ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी फ़ोन करके इन्फॉर्म किया। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने देखा कि जब ये बच्चा इनके साथ रह रहा है, 9 माह का बच्चा है, उसको बच्चे के साथ जुल्म या ज्यादती मानते हुए उनके विरुद्ध जुनाइल एंड जस्टिस एक्ट सेक्शंस में मुकदमा दर्ज किया। साथ ही केरला पुलिस द्वारा सेक्शन 57 ऑफ केरला पुलिस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें किसी व्यक्ति को गायब हो जाना के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाता है। पुलिस द्वारा पिटिशन नंबर 1 और पिटिशन नंबर 2 को थाने बुलाया गया। इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया। थाने में इनको यह भी नहीं बताया गया कि इनके विरुद्ध क्या मामला दर्ज है। वहाँ बुलाकर इनको अरेस्ट कर लिया गया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट के सामने पिटिशन नंबर 1 ने पूरा डिटेल
इंसिडेंट बताया कि किस तरह से उनका स्टेप फादर उनका हरासमेंट क्या करता है और किस तरह से वो उनको परेशान कर रहा था। इससे परेशान होकर उन्होंने घर छोड़ा। उन्होंने अपने बच्चे को जानबूझकर नहीं छोड़ा, बल्कि साजिश उनको फंसाया गया। लेकिन मजिस्ट्रेट ने भी बिना माइंड अप्लाई किए और उसका संज्ञान लिया और इनको जुडिशल कस्टडी में भेज दिया। इसी ऑर्डर से आहत होकर पेटिशन नंबर 1, पेटिशन नंबर 2 ने आईओ फैसल खान के विरुद्ध कंटेम्प्ट पेटिशन फाइल की, जिसको हाई कोर्ट ने स्वीकार करते हुए फैसल खान के विरुद्ध कंटेम्प्ट पेटिशन को एडमिट किया और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए स्टेट को लिखा। साथ ही मजिस्ट्रेट से भी कहा गया कि वो अपना एक्सप्लेनेशन दें। तो कुल मिलाकर जिसका मैंने जिक्र किया, पुराना एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2014 का, लीडिंग जजमेंट है, उसी जजमेंट का पालन न करना इनके लिए भारी पड़ गया। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि इस जजमेंट को अच्छी तरह से समझ लें। अगर नहीं समझा है तो उन लोगों के लिए ख़ास तौर से जो थाना में बैठे हुए हैं और कानून को कठपुतली बनाकर इस तरह के डिसीजन ले लेते हैं। ये तो मामला हुआ कि पुलिस ने उनको 41A का नोटिस नहीं दिया गया या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का कंप्लायंस नहीं किया गया। लेकिन इसके अलावा समस्या इससे आगे भी है। कई बार हमने खुद देखा है कि जब पुलिस वाले किसी मुलजिम को गिरफ्तार करके ले आते हैं और वो अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार में दिए गए गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते, तब मजिस्ट्रेट वहीं वो सारी चीज़ें उनसे पूरी करने के लिए कहते हैं। जिस तरह से एक चेकलिस्ट का मामला, एक चेकलिस्ट बनानी होती है। मेरे खुद का अनुभव रहा है, एक केस में 2 आईओ थे जो अलग अलग केस में मुलजिम को अलग अलग थाने के गिरफ्तार कर लाए। मजिस्ट्रेट ने खुद उनसे कहा कि चेकलिस्ट बना कर लाइए, जो कमी थी उसको पूरा कराया। मजिस्ट्रेट इस मेंटेलिटी के साथ बैठता है, उसकी ये सोच रहती है कि जब कोई गिरफ्तार होकर आया तो उसको जेल भेजना ही भेजना है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अननेसेसरी किसी व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। इसीलिए इस तरह की लापरवाहियाँ होती हैं, जानबूझकर होती हैं, अनजान में नहीं होती। बहरहाल अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार में दिए गए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को ना मानना फिलहाल मजिस्ट्रेट एर्नाकुलम को भारी पड़ा, साथ ही आईओ फैसल को भारी पड़ा। उनके खिलाफ तो कंटेम्प्ट भी फाइल हो गया है और डिपार्टमेंटल एक्शन की भी तैयारी चल रही है। मैं समझता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपने आखिर तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।